नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। दोस्तों, इंसान के जीवन में मुश्किलें और बुरे वक्त तो आते ही हैं, लेकिन हम सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे या फिर मुश्किल हालात में कोई बिखर जाता है तो कोई निखर भी जाता है ना। अभी परसों की बात है, पड़ोस के एक बच्चे से मैं पूछ बैठी कि तुम उदास क्यों हो रहे हो, तो जवाब मिला कि आज मैं डिप्रेशन में हूं। तो सवाल उठता है कि क्या अवसाद यानी कि डिप्रेशन कुछ घंटों या फिर एक दिन की उदासी है? वैसे भी कोरोना वायरस महामारी ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं पर जबरदस्त दबाव डाला है, बल्कि दुनिया भर में लोगों के सामने गंभीर मानसिक चुनौतियां पेश की हैं, अकेलेपन और सामाजिक दूरियों को बढ़ाया है। ऐसे में आपको जानना चाहिए कि मेंटल हेल्थ हमारी सेहत का बेहद अहम हिस्सा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हम में से बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता नहीं देते हैं। इसलिए आज हम कोरोना काल में उपजी मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि मानसिक समस्या कब एक गंभीर बीमारी बन जाती है और इसके लक्षण क्या है, और समय पर यदि इलाज ना करवाया जाए तो परिस्थितियां किस हद तक गंभीर हो सकती हैं। बता दें क्या विषय रहेगा आज के हमारे इस कार्यक्रम का। विषय रहेगा कोरोना से उपजा तनाव और अवसाद से होने वाली शारीरिक समस्याएं, एक जागरूकता। जी हाँ, यही हमारा विषय है। यदि आप भी छोटी छोटी बातों से तनाव में आ जाते हैं, आपको डिप्रेशन हो जाता है और साथ ही साथ इसी तरह की कोई समस्या है जिसका आप सामना कर रहे हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है। इस पर आप कॉल करेंगे तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और साथ ही आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनके समाधान के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ देश के दो बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नंद कुमार। आप देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली में मनोचिकित्सा विभाग में प्रोफेसर हैं, और आपसे हम समझेंगे कि कब मेंटल हेल्थ के बारे में सोचने की जरूरत है, और साथ ही कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे जो डिप्रेशन या फिर अन्य किसी मानसिक बीमारी का शिकार रहे हैं। साथ ही साथ हमारे दूसरे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, डॉक्टर संतोष कुमार भट्टड़। आप अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली में पंचकर्मा चिकित्सा के एचओडी हैं, और आपसे हम समझेंगे कि अवसाद जब एक बड़ी चुनौती बन जाए तब आयुर्वेद की क्या भूमिका हो सकती है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगे हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम बातचीत की शुरुआत करें और डिप्रेशन को और करीब से समझें, उससे पहले आइए हम देख लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक खास रिपोर्ट। दोस्तों, क्या आपने साहिर लुधियानवी के उस गीत को कभी गौर से सुना है, जिसकी एक पंक्ति में कहा गया है, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया और जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी का साथ देखिए, आप भी कुछ याद आ जाएगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। देखा आपने, जिंदगी यानी जीवन, एक जीवन यानी एक ख्वाब। कहते हैं जिंदगी जीने का कोई एक फार्मूला नहीं होता। हर लोग अलग अलग तरीके से जीवन जीते हैं, लेकिन कैसे जीते हैं? देखिए, क्या ऐसे? क्या करें, कैसे करें, किससे करें, कौन सुनेगा बात, समझेगा कौन? कहीं लोग हंसेंगे तो नहीं? दर्द है, अब कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, ये पीड़ा है हम सब की। काम का बोझ, रिश्तों में अनबन, एग्जाम या प्यार में असफलता या फिर किसी तरह की दुर्घटना, ऐसे कई कारक होते हैं जो तनाव से उपजकर अवसाद का भी कारण बन सकते हैं। कहते हैं चिंता से बेहतर है चिता। जी हाँ, इस छोटी सी कहावत में वास्तविकता है उस सच की जिसे जानते हुए भी हम अनजान हैं। अनजान इसलिए कि मृत्यु का कष्ट तो एक बार ही होता है, लेकिन मानसिक तनाव अनेक कष्टों को जन्म दे जाता है। यदि बात करें बात बात में टेंशन की,
तो ऐसे तनाव वहाँ होते हैं जहाँ असंतोष है, अविश्वास है, भविष्य की अनिश्चितता और साधनों की कमी है। मेहनत तो है किंतु उपलब्धियां नहीं है। इसी तरह परिवार तो है लेकिन उसमें टूटन है, विघटन है, छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े तनाव है। जैसी बातों से न केवल हमारा दिमाग प्रभावित होता है बल्कि शारीरिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। जाहिर है कैरियर, परिवार की जिम्मेदारियां, काम का बोझ और रिश्तों के बीच बढ़ती दूरियां जब होगी तो तनाव भी चरम पर होगा। तू जाना यार। ठीक है, जा रही हूँ। तू चिल्ला क्यों रहा है? बता दे, जब हमारे मस्तिष्क को पूरा आराम नहीं मिल पाता और उस पर हमेशा एक दबाव बना रहता है तब आपकी नींद उड़ सकती है, यहाँ तक कि आप अवसाद में जा सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, तनाव का हमारे पाचन क्रिया से भी बहुत बड़ा संबंध होता है क्योंकि पाचन क्रिया हमारे एंट्रिक नर्वस सिस्टम से नियंत्रित होती है। जब तनाव सक्रिय होता है तो हमारा नर्वस सिस्टम सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त प्रवाह को बंद कर देता है, जिससे पाचन प्रणाली भी बंद हो जाती है। यही कारण है कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में सूजन, इन्फेक्शन और कब्ज का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जहां छोटी अवधि में भावुकता के कारण पैदा हुआ तनाव पीठ दर्द का कारण हो सकता है, तो वहीं भावनात्मक तनाव यानी इमोशनल टेंशन से कुछ विशेष मांसपेशियां खिंच जाती है, रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती है, जिससे रक्त प्रवाह भी कम हो जाता है। गौरतलब है कि 8 घंटे के शारीरिक श्रम से मनुष्य की इतनी शक्ति नष्ट नहीं होती जितनी आधे घंटे की मानसिक व्याग्रता यानी मानसिक तनाव के कारण हो जाती है। कहीं तनाव हमारे स्वास्थ्य को दीमक की तरह न चाट जाए, इसलिए जरूरी है परिस्थितियों को बदलने की, खुद को स्वस्थ रखने की और मानसिक तनाव से बाहर निकलकर इससे निपटने की। बता दें, योग करने से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कार्टिसोल का स्तर जहां कम हो जाता है, वहीं सकारात्मक सोच आपको नए तरीके से जीना भी सिखा देती है ना? राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, जरूरत है जागरूकता के साथ साथ मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने की। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं और आपको एक बार फिर याद दिला दें कि हम आपके फोन कॉल्स का भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर पर आपको कॉल करना है अगर किसी भी समस्या का आप सामना कर रहे हैं अवसाद के चलते, तनाव के कारण, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं, आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी हमने रिपोर्ट में देखा है कि तनाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर तो असर डालता ही है, साथ ही साथ हमारा मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको भी काफी बुरी तरीके से प्रभावित करता है। कई परिस्थितियां होती हैं हमारे जीवन में जिसके चलते हमें तनाव हो जाता है, मेंटल हेल्थ हमारी अफेक्ट होती है। तो ऐसे में डॉक्टर नंद कुमार आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना काल के चलते क्या हम मान सकते हैं कि मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ा है लोगों के? जी, उसके पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा लोगों को कि अक्सर हम मान के चलते हैं कि तनाव से अवसाद होता है, लेकिन ये दो चीजें अलग अलग है। तनाव ऐसे हम देखें तो तनाव एक हमारे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, एक हिस्सा है। यदि हम तनाव नहीं लें, तनाव का मतलब होता है कि एक नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी जो होती है उससे भी हमें तनाव होता है। जैसे कि सुबह आपको जाना है अपने काम पे, तो थोड़ा सा तनाव जरूरी है। यदि ये तनाव आप नहीं रखेंगे या नहीं लेंगे तो आप टाइम पे पहुंच नहीं पाएंगे। सो ये तनाव पॉजिटिव है या ये तनाव जो है सकारात्मक तनाव मानते हैं हम इसको। लेकिन जब तनाव इतना बढ़ जाता है कि आपका बॉडी, आपका ब्रेन या मस्तिष्क उस तनाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उस तनाव को फेस नहीं कर पाता, उस तनाव को संभाल नहीं पाता हो, तो हमें अवसाद की संभावना बढ़ती है। अब जो कोरोना काल की आपने बात कही, तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी वातावरण में बदलाव जब बहुत अधिक होता है जो कि हमारे रहन सहन के बहुत विपरीत होता है, तो एक बड़ा तनाव पैदा करता है और इसमें अवसाद की संभावना बढ़ जाती है। कोरोना काल को हम देखें तो कोरोना काल एक बहुत बड़ा पैंडेमिक, जिसको या पैंडेमिक हम कहें, पूरे संसार को इसने अपने गिरफ्त में लिया। तो 1919 के बाद ये पहली बार इतनी बड़ी पैंडेमिक हमारे यहाँ पे आई। जी। कोरोना काल की जो सबसे एक खास बात है वो समझने वाली है कि कोरोना में जो मेजर्स लिए गए, जो कोरोना में हमें बताया गया कि क्या क्या करना है, वो हमारे बेसिक
जो हमारा नेचर है, जो हमारा वास्तविक नेचर है, उसके काफ़ी अगेंस्ट है, या हम कहें कि हमारे प्रकृति के अगेंस्ट है। जैसे पहला ये हुआ उपचार के संदर्भ में कि आपको अलग रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, लोगों से दूरी बना के रखना है। अब ये देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है, ये हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि एक ह्यूमन बीइंग सोशल बीइंग है और बिना सोसाइटी का हम रह नहीं सकते हैं। हम अकेले रहना हमारे स्वभाव के विपरीत है। तो इससे एक काफ़ी तनाव पैदा हुआ लोगों में, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल टेंशन पैदा हुआ, और हमारा बिल्कुल ही जो रहन सहन का तरीका है बदल गया लॉकडाउन के दौरान। जो चीज़ें बहुत आसानी से हम करते थे, हमारी जो दिनचर्या थी, जैसे अगर हमें टाइम बिताना है बाहर काम करके 8 घंटे 10 घंटे, या लोगों से मिलना है, सोशल कनेक्टिविटी है, ऑलमोस्ट सारी बंद हो गई। तो एक बड़ा तनाव पैदा हुआ उससे, और ब्रेन उससे कोप नहीं कर पाया, और उससे अवसाद की संभावना बहुत बढ़ी। आपने देखा होगा कि शुरू में ऐसा हुआ कि जब लोगों को नहीं पता था कोरोना के बारे में, तो बहुत लोग घबरा गए कि अगर मुझे कोरोना हो गया, तो बहुत घबरा गए, और बहुत लोगों ने हॉस्पिटल के छत से कूद लिया, जान दे दी अपनी। जी बिल्कुल। तो जैसे हमने देखा है कि काफी ऐसी तरह की परिस्थितियां सामने आई हैं जिसके चलते हमारी मेंटल हेल्थ पर असर हुआ है, क्योंकि अपनी जो नॉर्मल दिनचर्या है, हमारी डेली रूटीन है, उसके हम अगेंस्ट गए हैं। उसके विपरीत जब हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो थोड़ा बहुत तनाव यहाँ पर होता है, लेकिन कहीं कहीं किसी व्यक्ति में इसने गंभीर रूप भी लिया है। बिल्कुल, इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे। ऐसे में मैं डॉक्टर संतोष आपसे जानना चाहूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए खासतौर पर इस माहौल में हम क्या कदम उठा सकते हैं? मानसिक स्वास्थ्य एक समाज का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जैसे कि अभी मेरे साथी ने भी बताया कि कोरोना के काल में एक तो डिसीज के कारण भी जो एक पैनिक स्थिति बनी, और दूसरा जो उसकी प्रिवेंटिव मेजर, और वो एसेंशियल भी थी। तो उनके कारण केवल जो वर्किंग लोग हैं वही नहीं, घर के बुजुर्ग हैं उनको भी हुआ, क्योंकि पार्क में जाना आना बंद हुआ। जो महिला है उनको भी हुआ, जो मिडिल एज है, जो टीनेजर्स हैं वो अपने पीएस के साथ नहीं मिल पा रहे थे, इवन जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन हुआ, तो इन सब के कारण हुआ। तो ये मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो मूलभूत बात है वो है अपना विचार, आचार और विचार, और उसके साथ में दो अन्य महत्वपूर्ण बात जुड़ते हैं, वो है आहार और विहार। ये चारों जो बातें हैं, आहार विहार आचार विचार, इन चारों को अगर समुचित स्वरूप से अगर हम अपने दिनचर्या में ला लिया जाए कि भाई अपने विचार सकारात्मक रखे जाए, है ना, जी अपने आचार जो है वो, अपने बिहेवियर जो है वो सोसाइटी के प्रति जागरूक रहे, सकारात्मक रहे, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहे, तो हम जो भी तनाव आएगा, जैसे थोड़ा तनाव तो अपने उन्नति के लिए आवश्यक है, लेकिन जैसे डॉक्टर नंद कुमार ने शुरुआत में कहा कि थोड़ा सा सकारात्मक तनाव तो यहाँ पर जरूरी होता भी है, ताकि हम अपने आप को बिल्कुल सतर्क बनाए रख सके, जागरूक बनाए रख सके। बिल्कुल, तो आचार विचार आहार और विहार यहाँ पर बहुत जरूरी है हमें हमारे स्वास्थ्य को, मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए। बिल्कुल, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि किस तरह से के विचार, किस तरह का आहार होना चाहिए। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। अभय जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैडम, हम पूछ रहे थे कि देखिए, हम जब से लॉकडाउन लगा है तभी तो हम लोग का जॉब ही चला गया, और गांव में भी कुछ काम नहीं है, और हम पढ़ाई भी कर रहे थे, तो उसमें भी बहुत तनाव हो रहा है, जिससे हमारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं, जैसे कुछ याद भी नहीं हो पा रहा है, और जैसे वैसे मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, तो क्या करें? जी बिल्कुल, ये काफ़ी तरह की समस्याएं बहुत सारे लोगों ने ये सामना किया है, आपने भी किया है। ऐसे में डॉक्टर कुमार क्या कहना चाहेंगे? अभय जी, ऐसा बहुत हुआ है। अब हमने देखते हैं कि लोगों का जॉब नहीं रहा, या जिनका जॉब है उसमें तनख्वाह घट गई हो, इस तरह की समस्याएं आती है। अभय जी, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, और ये वैज्ञानिक तौर पे सही है कि जब भी एक सिचुएशन इस तरह का आता है, तो ये हम कैसे उसको हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये हमारे मस्तिष्क पर डिपेंड करता है, हमारे ब्रेन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि जॉब अगर गई है तो वो जॉब आएगी। जैसे लॉकडाउन की प्रक्रिया अब समाप्त हो रही है, अब लॉकडाउन खुल गया है, धीरे धीरे जो है चीज़ें जो पहले बंद हो रही थी वो अब शुरू हो रही है। जैसे कि अभी देखें, हम लोग स्टूडियो में बात कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले सारी चीज़ें ऑनलाइन हुआ करती थी जी। तो इस तरह से अपने आप को थोड़ी समझाने की ज़रूरत है। और इस दौरान एक खास चीज़ें होती है, जब भी अवसाद के जैसा लगता हो तो ज़रूरी है कि हम लोगों से मिलना जुलना
जारी रखें। ये थोड़ा मुश्किल है, मैं समझ पाता हूँ उसको, लेकिन जितना आप लोगों से मिलेंगे या उनसे कुछ बात करेंगे, उनको अपने शेयर करेंगे समस्या, आपका कुछ मन हल्का होगा और कुछ ना कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव फील होगी उससे। जी बिल्कुल, तो थोड़ा सा अपने आप से कोशिश यहाँ पर करनी होगी और अपने आप से जब लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे, मन हल्का करेंगे, तो थोड़ी सी बदलाव यहाँ पर हो सकते हैं। और जैसे जॉब गई है, समय बदल रहा है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, काम आ रहा है, आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना होगा, परिस्थितियाँ ज़रूर बदलेंगी। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी, क्या सवाल है आपका? मैम मतलब जैसे मुझे मतलब पढ़ाई में मतलब थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है मैम, तो और मतलब अलग अलग थिंकिंग्स आते रहते हैं, हमेशा मेरा माइंड मतलब इधर उधर रहता है। कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाते हैं, एकाग्रता से आप पढ़ नहीं पाते हैं। डॉक्टर संतोष, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जितने भी जो स्कूल गोइंग हैं बच्चे या इवन कॉलेज में भी जो पढ़ रहे हैं, कई बार बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता और इधर उधर वेवरिंग होते रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो अपना टास्क एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जिस समय में जो काम निर्देशित है, जो करना लक्ष्य है, उसे हमें पहले डिसाइड करना चाहिए और उस पर अगर हम फोकस करते हैं तो ज़रूर है कि आप वेवरिंग कम होगा। लेकिन इसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे सरल उपाय है जिसमें ना आपका पैसा लगे ना ही वो कोई दवाई है। सबसे सरल मार्ग उसका है कि मेडिटेशन, जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि भाई मेडिटेशन एक ऐसा उपाय है जो मन को स्थिर करने में सबसे, और मेडिटेशन करने के लिए किसी आश्रम या कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सिंपल है, आप एक आसन में कहीं पर भी अपने घर पर बैठकर सिर्फ थोड़ा सा मन को शांत कर कर अपने जो श्वास प्रश्वास की गति है, यानी रेस्पिरेशन, हवा अंदर लेना और बाहर छोड़ना, उसमें एक सकारात्मक विचार रखते हुए, जब भी हवा अंदर ले रहे हैं मैं कुछ अच्छी चीज़ ले रहा हूं और बाहर कुछ शरीर में नकारात्मक जो ऊर्जा है उसे छोड़ रहा हूं, ऐसा एक साधारण वाक्य बनाते हुए रिपीटेडली आप अपने आप को श्वास की गति पे ध्यान देंगे तो आपका मन जरूर शांत होगा। इसी के साथ में नियमित घर में जो तुलसी होती है, तुलसी का उपयोग और देसी गाय का घी, अगर इन दो चीज़ों का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और मन भी शांत होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर नंद कुमार, आप जोड़ना चाहेंगे इसमें कुछ? हाँ, इसके अलावा जो हम लोग बात कर रहे थे, एक और भी चीज़ जरूरी है कि जब भी जैसे आपने कहा एकाग्रता नहीं होती है तो बहुत बार एंजाइटी होती है। एंजाइटी मतलब एक चिंता होती है कि आगे क्या होने वाला है और उसमें थोड़ा हम परेशान रहते हैं। तो इसके अलावा जो भी डॉक्टर साहब ने बताया, यदि थोड़ी सी आप अपना फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, यदि आप कर रहे हैं तो, या फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो शुरू करें। जैसे कि यदि आप 1 घंटा या 40 मिनट के आसपास अगर डेली आप वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, उससे बहुत अधिक फर्क पड़ता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे, शारीरिक स्वास्थ्य पे। जैसा आपने देखा होगा वीडियो में दिखा रहे थे, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एक खास तरह के हार्मोन्स, जो हार्मोन्स पॉजिटिव हार्मोन होते हैं, वो उनका एक सिक्रेशन होता है बॉडी में, ब्रेन में, और वो भी आपको बहुत हेल्प करता है कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए। जी बिल्कुल। तो सिद्धार्थ जी, ये कुछ यहाँ पर सलाहें हमारे विशेषज्ञ द्वारा आपको दी गई हैं, आप इनको जरूर अमल में लाइए। देखिए, एकाग्रता की जो समस्या है, कंसंट्रेशन की जो समस्या है, वो काफी हद तक यहाँ पर दूर हो जाएगी। बढ़ लेते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी से अशोक जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मेरी बच्ची है 18 साल की जी, को डिप्रेशन की शिकायत है और उसका पेट साफ नहीं होता है जी। डिप्रेशन की यहाँ पर शिकायत है और पेट साफ नहीं होता है। डॉक्टर नंद कुमार और डॉक्टर संतोष दोनों से ही जानना चाहूंगी। डॉक्टर नंद कुमार, आप बताएं पहले। अभी आपने वीडियो में देखा, हम लोगों ने एक वीडियो दिखाया था आपको, उसमें दोनों का बड़ा गहरा संबंध है, पेट का और मस्तिष्क का। अगर हम ऐसे कहें तो जो पेट है हम लोग उसको मानते हैं सेकंड ब्रेन, दूसरा ब्रेन या छोटा ब्रेन मानते हैं। तो जब भी थोड़ा अवसाद की समस्या होती है, जब टेंशन होता है, जब डिप्रेशन होता है, तो उसका असर पेट पे पड़ता है। या जब भी अक्सर पेट खराब होता है, हमारे खाने पीने में कुछ बदलाव होता है, हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि हमें शायद सूट नहीं करती हो, तो उससे हमारे पेट पे फर्क पड़ता है, प्लस फर्क पड़ता है मस्तिष्क पे। अब जो आपने कहा कि आपकी बिटिया को अवसाद है, अब वो अवसाद डिप्रेशन है या कुछ और है, ये तो मैं बता नहीं सकता, जो कि मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन यदि थोड़ी बहुत आप बदलाव करें खाने पीने में, तो उससे बहुत अधिक फर्क पड़ता है। दूसरा,
जो बता रहे थे अभी, शायद आपको और भी बताएंगे कि जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग होता है, उससे एक पेट में खास तरह का नर्वस सिस्टम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेगल नर्वस सिस्टम, वेगल टोन। तो जब भी हम वेगल टोन को बढ़ाते हैं तो उससे रिलैक्सेशन होता है। जैसे आप अगर लंबी सांस लेके धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो उससे वेगस नर्व एक्टिवेट होता है, पेट का नर्व एक्टिवेट होता है, हम लोग उसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग जी। अगर ये सब करके देखें तो उससे फायदा होता है। लेकिन यदि फिर भी लगता है कि अवसाद ठीक नहीं हो रहा हो, पेट की समस्या ठीक नहीं हो, तो आपके आसपास जो डॉक्टर हैं, जो मस्तिष्क के डॉक्टर, उनको जाके दिखाइए, तो उनको संपर्क करना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर संतोष, आप भी क्या कहना चाहेंगे इनको? देखिए, 18 साल की उम्र में अगर डिप्रेशन की समस्या महसूस करते हैं तो ये थोड़ा सा चिंतनीय विषय है। ये कोई ऐसी उम्र नहीं है जिसमें डिप्रेशन होना चाहिए, लेकिन जो मुख्य बात है, डिप्रेशन और पेट साफ नहीं होना, ये दोनों एक विशियस साइकिल चल रहा है। डिप्रेशन के कारण, जैसे कि अभी मेरे कलीग ने भी बताया, आदमी डिप्रेशन में क्या करता है, ऐसे कुछ चीज खाने को चलता है जिससे उसका मन खुश हो। मान लो कि वेफर्स खा लिए या अन्य कोई चॉकलेट खा लिए जिससे प्लीजेंट इफेक्ट उसको मिले, या बॉडी में टेम्पररीली जैसे एंडोर्फिन का कुछ सिक्रीशन बढ़े, इस तरह से। और वो खाने से फिर पेट में कब्ज की शिकायत, और जैसे पेट है ना, पेट को जैसे एक हम इसे मिनी ब्रेन कहते हैं, तो जो बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन में सीक्रेट होते हैं, उसी तरह से पेट में भी सीक्रेट होते हैं। जब पेट में कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उन सिक्रीशंस में भी गड़बड़ हो जाता है। तो जैसे ही कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट आपके माइंड पे, ब्रेन पे भी बढ़ेगा, और माइंड का इफेक्ट उस पर। तो अब इसका करने का सबसे सरल उपाय मैं आपको बताऊंगा कि सबसे महत्वपूर्ण है, एक आप अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें। जो खास करके इस उम्र के बच्चे हैं कि वो रात में लेट सोते हैं, सवेरे लेट उठते हैं, सवेरे एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि जितना आपकी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उससे पॉजिटिव आपको फीलिंग आएगी। तो सवेरे जल्दी नियमित उठे, जितना जल्दी उठ सके 4 से 6 के बीच में, वो ज्यादा बेहतर है। फिर हल्का सा वॉकिंग, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इस तरह से। और भोजन में उचित मात्रा में फल, कम से कम आपके बॉडी के वेट का 1% तक फल, और पानी का उपयोग ये ज्यादा से ज्यादा करें। नियमित थोड़ा सा देसी गाय का घी अगर जैसे भी उपलब्ध हो, वो का सेवन करें आप जी। तो ये कुछ सकारात्मक बदलाव अगर हम यहाँ पर कर लेंगे तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर तो अच्छा असर पड़ेगा ही, साथ ही साथ हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी काफी बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, अपने मानसिक स्वास्थ्य को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए आपको किस तरह के कदम उठाने हैं बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना से उपजा तनाव और अवसाद, किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, किस तरह के कदम आपको उठाने हैं अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपके पास कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और इस वक्त भी कॉलर जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से हमें अब्दुल जी ने कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ ना, तो वो हो नहीं रहा है। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो वो हो नहीं रहा है? हाँ, कोई भी काम हो नहीं रहा है जी। क्या कहेंगे डॉक्टर? ये जी मैं कुछ और पूछ सकता हूँ आपसे? जी पूछिए। हाँ सर बताइए। कोई काम नहीं हो रहा है मतलब क्या आप चाहते हैं, आप कर नहीं पाते हैं, थकावट महसूस होती है, हिम्मत नहीं होती है? कोई भी काम करता हूँ तो कंसंट्रेट नहीं हो पाता हूँ, फिर वो काम छोड़ के फिर दूसरे पे, फिर वो काम छोड़ के वो नहीं होता है तो फिर तीसरे पे, ऐसे करके मतलब। अच्छा, आपका मन कैसा रहता है अक्सर? सर मन तो ठीक ही रहता है, लेकिन मुझे मतलब जैसे कि ना एक काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। जैसे
मान लीजिए कि जैसे नहीं होता है कि अगर इंसान है कोई एक अलग एक काम करता है और उसके बाद से उसको मतलब उसमें मतलब प्रोग्रेस हो, जब तक नहीं होता है उसको नहीं छोड़ता है। लेकिन मेरा ये है कि मैं करता हूँ, अगर इस काम को आधा अधूरा छोड़ के वैसे ही फिर उसके बाद से फिर थोड़ी घबराहट सी रहती है। जी जी। और ये कब से हो रहा है आपको जो आप बता रहे हैं? सर लगभग हमें तो मतलब हमेशा होता है, मतलब जैसे कि हम बिजनेस कोई करते हैं ना, अगर उसमें प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर कोई दूसरा बताता है कि भाई ये काम करो इसमें बढ़िया रहेगा, तो फिर मैं उसको करने लगता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक आत्मविश्वास है, एक जो सेल्फ एनर्जी लेवल है उतनी नहीं होती है कि जितना कि हमें चाहिए। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम जो प्रयास करते हैं उस प्रयास के बाद अगर कुछ नहीं मिलता है हम जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। हम लोग उसको बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल अवसाद की बीमारी है, इस जो आपने हमें बताया उसके अनुसार, या बहुत अधिक घबराहट बीमारी है, बट कंसंट्रेशन के ऐसी चीज़ें होती है इस पर। तो उसमें ज़रूरत यह है कि आप अपने थोड़े से ब्रेन को, कंसंट्रेशन को, फोकस को बढ़ाएं ताकि आपका सेल्फ स्टीम बढ़े, थोड़ा एनर्जी बढ़े। और उसमें दवाइयाँ तो बात की बात है, पहले ज़रूरी है कि थोड़ा अपने ज़िंदगी में बदलाव लाएं। जैसे कि जो आप काम कर रहे हैं एक टारगेट छोटा बनाए, बड़ा टारगेट नहीं बनाए। जैसा मान लीजिए कि अगर आप कोई छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो अगर 1000 रुपये का है तो आप उसको 1000 के बाद 800 रुपया रखें। मतलब जितना टारगेट आप बहुत बड़ा रखेंगे तो उसका अचीव करने में दिक्कत होगा। तो टारगेट छोटा रखें, जब आप अचीव कर लेते हैं तो फिर उसके बाद बड़ा करके जाएं, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं ताकि एक मेंटल सेटिस्फैक्शन भी यहाँ पर होती रहे। और जब भी ऐसा होता हो तो थोड़ा सा, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा आप मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग करें। ब्रीदिंग का मतलब होता है बहुत सिंपल, जैसे कि आप एक लंबी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, अपने आप एनर्जी को रिस्टोर करें, और इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। आगे हम जी बिल्कुल। डॉक्टर संतोष क्या कहेंगे, आयुर्वेद की दृष्टि से हम कैसे देख सकते हैं इस समस्या को कि एकाग्रता नहीं है, हार्मोनल चेंजेस वगैरह है, क्या कहेंगे इस पर? एकाग्रता किसी भी काम को करने के लिए, जैसे मेरे कलीग ने भी बताया, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आदमी बहुत बड़े बड़े सोच रखता है, बड़ी बड़ी टारगेट रखता है। हमें टारगेट जैसे डेली का गोल है, एक वीक का गोल है, एक मंथ का गोल है, एक ईयर का गोल है, ऐसे फाइनेंशियल गोल है हमारे हर जीवन के, पारिवारिक गोल, सामाजिक गोल, आर्थिक गोल। इसको हमें छोटे छोटे कदम रखते जाना है, पहली बात तो। और दूसरी बात, किसी भी काम को हमें छोटा या बड़ा नहीं मानना है। और इसको अगर चिकित्सा की दृष्टि से थोड़ा सा, ये योग में विशेष करके एक भ्रामरी प्राणायाम होता है जो बहुत ही सरल है, उसमें कोई विशेष ऐसी तकनीक नहीं होती, सामान्यतः हर व्यक्ति कर सकता है। भ्रामरी प्राणायाम का नित्य अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए या किसी काम को कमिटेड करने के लिए जरूर हेल्प करेगा। उसके साथ में अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम होता है जिसके कारण शरीर की जो न्यूरो एंडोक्राइन एक्टिविटीज हैं तो वो भी महत्वपूर्ण है, जिससे शरीर का बल भी बना रहे, उस काम को पूरा करने की आपकी शक्ति भी बनी रहे। तो ये दो चीजों का, और थोड़ा सा खान पान भी महत्वपूर्ण है। भोजन अगर आपका सात्विक हो, जिसमें कम मिर्च मसाला हो, तीखा ना हो, स्पाइसेस कम हो, फलों से भरपूर हो, तो वो ज़्यादा उपयोगी रहेगा। जी बिल्कुल। तो इस तरह के कदम उठाना आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। और डॉक्टर साहब, जैसे हमारे कॉलर्स अपनी जो समस्याएं हैं हमारे साथ साझा कर रहे हैं, उनके मन की जो बात है, जो निराशा है, वो हमसे साझा कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग ये सोच लेते हैं कि अगर मैंने किसी को बता दिया कि मैं निराश हूँ या मुझे परेशानी है तो कोई मजाक ना बना ले। काफ़ी ऐसी समस्याएं हो जाती है जिसके चलते मन की बात मन में रह जाती है। तो ये मन में रखना कितना घातक हो जाता है, इसके बारे में आपसे जानेंगे। लेकिन एक कॉलर जुड़ गया है, फिर आपसे इस सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगी। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? अकोला महाराष्ट्र से बोल रहा मैं, ग्राम गोरेगांव, जिला अकोला, महाराष्ट्र से दीपक जी। दीपक जी अपना सवाल पूछें। दीपक जी अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल यह है कि मुझे 3 बजे के बाद नींद आ जाती, खुल जाती है, और ऐसी 7-8 घंटे नींद नहीं आती, और कभी भी सर दर्द हो जाता है। नींद ना आने की समस्या है और साथ ही साथ सर दर्द भी हो जाता है, जैसे कह रहे हैं कि 3 बजे के बाद आंख अपने आप खुल जाती है। डॉक्टर संतोष क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? देखिए, नींद नहीं आना एक तरह से बीमारी ही मानना चाहिए, क्योंकि अपनी बायोलॉजिकल जो रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, उसमें अगर हम 7 से 8 घंटे नींद लेते हैं तभी हमारा सिस्टम जो है पुनः रिचार्ज हो जाता है।
तो अब जो नींद इनकी 3 बजे उठ जाती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? दिन भर के जो इनके काम हैं या तो वो अधूरे रहते हैं या उसका तनाव चलते रहता है। दूसरा ये है, रात्रि का भोजन जो है वो समय से ले, मतलब लगभग 8 से 9 बजे के पहले भोजन ले। और तीसरा ये है, सोने के पहले थोड़ा सा ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की प्रार्थना करें, जो भी जिसमें आपकी भक्ति हो, और थोड़ा सा मेडिटेशन 2-5 मिनट भी आंख बंद करके मन को शांत रखे। और तीसरा है, सोने के पहले अपनी भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है कि दूध पी के सोने का, तो ये दूध पीने से भी काफ़ी अच्छा आपको मन को रिलैक्सेशन मिल जाता है और शांति का अनुभव करेंगे। और सवेरे अगर आप 4:30-5 बजे धीरे 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 उठने की आदत लगाएंगे तो उससे आपको एक जो कॉस्मिक एनर्जी है उससे भी आपको लाभ मिलेगा और फिर आपका साइकिल जो है रूटीन पे आ जाएगा। जी बिल्कुल, तो इस तरह के कदम आपके लिए उठाना सही रहेगा। और कॉल से पहले मैं जिक्र कर रही थी यहाँ पर कि मन की बात मन में रखना कितना घातक हो सकता है। डॉक्टर नंद कुमार क्या कहेंगे इस पर आप? मन की कुछ बातें मन में रखना चाहिए जी, लेकिन जो मन की बातें मन में रखने से तनाव पैदा होता हो, आप परेशान होते हो, आपकी घबराहट बढ़ जाती हो, बेचैनी बढ़ जाती हो, उस चीज़ों को लोगों से शेयर करना चाहिए। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि लोग किसी से बात नहीं करते। एक लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जिंदगी मेरी है, मैं खुद कर लूंगा, बट ऐसा अक्सर होता नहीं है। इसलिए कि आप कितने भी बड़े इंटेलिजेंट आदमी हो, कितने भी बड़े विद्वान हो, बट हम जरूरी है कि हम एक ग्रुप में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज का जो भी व्यक्ति आप पाते हैं कि आपसे जुड़ा हुआ हो, उसे मन की बात करनी चाहिए। उसके करने का फायदा ये होता है सबसे बड़ा कि आप हल्का महसूस करते हैं, और हो सकता है कि आपको कुछ समस्याएं हो जो आप नहीं समझ पाते हो, नहीं सुलझा पाते हो, वो आपके साथ जो बात कर रहे हैं उसका कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं। हम लोग उसका आमतौर पर कहते हैं कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना अकेले रहेंगे, जितना अलोन रहेंगे, ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। जी जी, इसलिए हमें बात करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए। और एक बहुत बड़ा मन की बात कुछ हद तक तो मन में रख सकते हैं, लेकिन अगर ये परेशानी बन रही है तो उसको आपको दूसरों के साथ साझा करना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ दर्शक हमारे मेल भी करते हैं, और एक ऐसी ही मेल आई है पानीपत से, रमेश कश्यप जी ने भेजी है, और ये लिखते हैं कि व्हाट कैन बी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मेंटल इलनेस एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट इट। क्या खतरा हो सकता है मानसिक स्वास्थ्य का, और साथ ही साथ किस तरह से इसको ठीक करें? डॉक्टर नंद कुमार क्या कहेंगे आप? उन्होंने बहुत स्पष्ट पूछा है जी कि व्हाट आर द consequence of mental illness, complications, yeah, complication, consequences, complication, ये निर्भर करता है कि कौन सा इलनेस है। मान लीजिए कि डिप्रेशन है तो अवसाद है, तो अवसाद का कॉम्प्लिकेशन एक है कि लोग सुसाइड कर सकते हैं जी। सुसाइड उस वक्त होता है जबकि आपके पास कोई रास्ता दिखता नहीं है। आपको रास्ता होता है बट रास्ता आपको दिखता नहीं है। आप फील करते हैं, बिल्कुल होपलेस फील करते हैं, आप फील करते हैं कि कोई लाइफ का वर्थ नहीं है, आगे मेरा कुछ हो नहीं सकता है। एक तो कॉम्प्लिकेशन इसका है सुसाइड। बहुत सारे और इलनेस होते हैं, जैसे कि एंजाइटी हो गया, या बाइपोलर डिप्रेशन हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, या एडजस्टमेंट हम लोग नहीं कर पाते हैं हो गया, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया। बहुत सारी बीमारियां हैं, ये सब के अलग अलग कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लेकिन सबसे एक जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखा जाए वो होता है कि आप अपना कामकाज नहीं कर पाते हैं, जो आप अक्सर करते रहते हैं जी। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी मानसिक अवस्था इस तरह की होती जा रही है जिससे आपको फर्क पड़ रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, और आपका सामाजिक जिंदगी जो है या आपकी जो पारिवारिक जिंदगी है उससे फर्क पड़ रहा हो, आपके रिश्तों पे फर्क पड़ रहा हो जी, तो कहीं न कहीं चिंता की बात है और डॉक्टर को मिलना चाहिए, दिखाना चाहिए जी। तो डॉक्टर का यहाँ पर संपर्क करना जरूरी हो जाता है जब इस तरह की समस्याएं आ जाए। प्रिवेंशन के बारे में भी जानना चाहा है, क्या कहेंगे डॉक्टर? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने कहा। जैसे कि मेरे कलीग ने कहा, उन्हीं की बात को थोड़ा सा आगे जी। अगर आपको एक उदाहरण दूं मैं, अगर अपने इतिहास को देखते हैं तो अर्जुन जैसे धुरंधर व्यक्ति को भी, अर्जुन का विषाद योग, ये गीता में सबको हमारे भारतीय संस्कृति में पता है कि अर्जुन जैसा योद्धा भी उस स्थिति में क्या कहता है कि शीर्यन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। जब वो युद्ध में सामने अपने ही परिवार के लोगों को देखता है तो वैसा योद्धा का भी हालत ये होता है। तो कहने का मतलब कि मानसिक स्थिति जब आपकी कमजोर हो जाती है, जब आप विषाद
डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो कितनी भी आपकी कैपेबिलिटी रहो वो सारी की सारी कमजोर पड़ती है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है, मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पे बहुत ही असर पड़ता है, जिसको आयुर्वेद में हम कहते हैं शरीरम सत्वम अनुविधीयते सत्वम से शरीरम। इसका मतलब क्या, मन का सीधा प्रभाव शरीर पे पड़ता है और शरीर का प्रभाव भी मन पर पड़ता है। इसीलिए मन में अगर किसी भी प्रकार की आपकी थोड़ी सी भी विचलितता होती है तो जरूर अपने नियर एंड डियर को शेयर करें और उसके बाद में जरूर है तो एक साइकियाट्रिक का भी किसी ना किसी के साथ अपनी बात साझा करें। और अगर तब भी समाधान नहीं मिल रहा है तो जो भी निकटतम डॉक्टर हैं उनका आप संपर्क यहाँ पर जरूर कर लें। बिल्कुल, आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से हमें कॉल किया है श्री मलंग जी ने, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम, हमारे कान में सीटी की तरह आवाज आती है और मोटर के जैसी गुरगुर आवाज आती है, तो ये तनाव की वजह से होता है क्या? जी, सवाल समझ नहीं। कान में सीटी की जैसी आवाज आती है और क्या ये तनाव के कारण हो सकता है? ये सीटी की आवाज कब से आती है आपको? श्री मलंग जी बताएं, कब से आती है ये? टीवी के वॉल्यूम हाई। श्री मलंग जी, आप 2-3 साल हो गए हैं। देखिए, यदि केवल सीटी की आवाज आती है तो ये तनाव का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बहुत बार ये बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टिनिटस। कान में झंझन सी आवाज आती है और उससे दिक्कत होती है, परेशानी होती है। ये एक नाक कान गला विभाग का समस्या हो सकता है। यदि इसमें और भी कोई परेशानी है, जैसे कि झंझनाहट के अलावा आप बिल्कुल अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कमजोरी हो गई हो, मन आपका उदास रहता हो, तो और बीमारी हो सकती है। लेकिन इसको आप हल्के में न लें। जो आपके आसपास डॉक्टर हैं, कान के डॉक्टर हैं, उनको जरूर एक बार दिखा लें। इसमें थोड़ा सा एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। मलंग जी, आपकी उम्र क्या है? उनका फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया तो है। सुन पाते हैं? जी जी जी। हाँ, मलंग जी, जो कान में सुना आपको, जिसको हम टिनेटस कहते हैं या सीटी बजने की आवाज, तो अगर खास करके कोई अगर साइकियाट्रिक प्रॉब्लम ना हो तो शरीर में कमजोरी के कारण, खास करके अगर आपका एक बार हीमोग्लोबिन जरूर चेक कर ले, कहीं हीमोग्लोबिन कम हो मतलब खून की कमी हो, तब भी यह होता है। और एक सादा उपाय आप घर पे कर सकते हो। घर में अगर कान में से कुछ बहता ना हो, कान साफ हो, तो उसमें सरसों का तेल या तिल का तेल थोड़ा सा गुनगुना गर्म कर आप 1-2 बूंद जरूर डाल के रात में सोया करें। इससे भी आपको काफी लाभ होगा। जी बिल्कुल, आइए इसी के साथ हम बढ़ लेते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, वाराणसी से हमें कॉल किया है अभिषेक जी ने, जान लेते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। आपकी बाल झड़ने की समस्या है यहाँ पर? नमस्कार मैम, मैं ये कह रहा हूँ ना कि मेरे बाल झड़ने की समस्या है, क्या ये तनाव के कारण हो सकता है डॉक्टर नंद कुमार? बाल झड़ने की समस्या एक तनाव कारण हो सकता है, लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि जो और भी डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस है, जो बीमारियां स्किन की होती है, उसमें अधिक बाल झड़ता है। लेकिन वैज्ञानिक तौर पे जब हम देखते हैं, अगर हम तनाव में रहते हैं तो हमारा ये जो स्काल्प है, जो हमारा सर है, इसमें ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। जब ब्लड का सप्लाई कम होता है, इसलिए कि यहाँ संकुचन पैदा होता है, तो उससे बालों के जो रूट्स हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन उसको आप बिल्कुल ऐसा मत मान कर चलिए कि तनाव से ही होता है। तनाव एक कारण है, और भी जो कारण है उसको हमें देखने की ज़रूरत है। तो बेहतर है कि आप एक डॉक्टरी सलाह लीजिए, जो डॉक्टर स्किन के हैं, या उनको दिखाइए, ताकि इसका एक समुचित इलाज हो पाए। जी बिल्कुल। थोड़ा सा अभिषेक जी, एक साधारण उपाय जो घर पे आप कर सकते हैं बालों के झड़ने के लिए, अगर मानसिक तनाव है तो भी उसमें लाभ होगा और कोई शारीरिक कमजोरी है तो भी होगा। तो नियमित स्वरूप से बालों में तेल लगाने की आदत बना दीजिए, चाहे नारियल का तेल हो, चाहे एरंडी का तेल हो। और दूसरा, पैर के तलवों में भी आप तेल को थोड़ा सा, या अगर देसी घी है तो उससे पैर के तलवों में भी थोड़ी मालिश करिएगा। तो सर पे तेल लगाना और पैर के तलवों में, इससे आपके काफी इसमें लाभ आ सकता है।
जी बिल्कुल। तो इस और तरह थोड़ा भोजन में आंवला उचित मात्रा में प्रयोग करें। तो बिल्कुल इस तरह से आप कुछ यहाँ पर कदम उठा सकते हैं जिससे ये समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाए और हम आगे बढ़ें, हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों से यही गुजारिश करना चाहूँगी, जब भी आप हमें कॉल कर रहे हैं तो आप अपनी टीवी की आवाज़ कम कर दें, क्योंकि आपकी आवाज़ हम नहीं सुन पाते हैं, जिसके चलते आपका सवाल स्पष्ट रूप से यहाँ समझ नहीं आता है और समय काफ़ी व्यर्थ हो जाता है। तो ऐसे में यही गुजारिश है, जब भी आप फ़ोन कर रहे हैं तो सीधा हमसे बात करें यहाँ पर। बिल्कुल। तो जैसे कि हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर लगातार बोल रहे हैं कि अपनी मन की बात साझा करें, अपनी आपको मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने के लिए काफी अच्छे कदम यहाँ पर उठाएं, क्योंकि ये आप ही पहल कर सकते हैं और आपकी यहाँ पर सहायता करने के लिए विशेषज्ञ हमेशा ही यहाँ पर आपके साथ रहते हैं। इसी के साथ आइए चलते हैं भारत सरकार के एक अनुसंधान संस्थान में और वहां पर देख लेते हैं कि मानसिक रोगियों की एक झलक, किस तरह से उन्होंने अपने मन को और मस्तिष्क को मजबूत बनाने के लिए अपने कदम उठाए हैं। आइए देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये तमाम कहावत का मतलब हमारे मस्तिष्क से होता है, हमारे मन से होता है। कहते हैं ना कि अगर मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के मानव व्यवहार संबंध विज्ञान संस्थान में, यानी इबास में। यह मानसिक रोगियों का एक अस्पताल है जहां मनोरोगियों की चिकित्सा की जाती है। तरह तरह के तकनीक के द्वारा इन्हें सुधारा जाता है। आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि मानसिक बीमारी क्या है और उनके बच्चे या उनके परिवार के लोग किस तरीके से इस बीमारी के शिकार हुए हैं। क्या हुआ है बेटी को? इसका दिमाग में परेशानी है, दिल दिमाग में परेशानी, परेशान है बहुत ज़्यादा। हर टाइम बोलती चालती रहती है, फिरती रहती है, सोती नहीं, इसको नींद नहीं आती, खाना नहीं खाती बिल्कुल भी। क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हो? हाँ जी, टीवी देख रही हूँ। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पिक्चर देख के, मेरा दिल खुश हो रहा है। दिल खुश हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, और आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है? मेरी तबीयत पहले से बहुत बेटर है और मैं अपने आपको बेटर देन महसूस कर रही हूँ पिछले टाइम से। बेटर महसूस कर रही हूँ? हाँ जी। मुझे 2-4 गुंडों ने पकड़कर सड़क पर मेरे कपड़े फाड़े थे। मैं यहाँ पड़ गई, फिर यहाँ पर मैंने 9 साल की 10 साल तक दवाई खाई यहीं की, और फिर मुझे याददाश्त वापस आई। और मैं अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अभी थाने में ले चलो तो मैं वहीं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। अगर मैं आपको काम दिला दूं तो नहीं काम नहीं दिलाएंगे। पहले ये शेयर मार्केट में ब्रोकर थे, सब ब्रोकर, तो लॉस हुआ, काफ़ी लॉस हुआ, डिप्रेशन में चले गए लॉस होने के बाद। तो फिर मेडिसिन ट्रीटमेंट हुआ, फिर ठीक हो गए, फिर कुछ काम करने की कोशिश की, नहीं हो पाया, फिर डिप्रेशन में सुसाइड करना है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं इनको, सुसाइड करना चाहते हैं। तो मतलब फिर अब ये है कि अब काम करना ही नहीं चाहते। उन बातों को ना याद दिलवाओ तो ही सही है। मैं अपने मन में रखूँगी अपनी बातों को, मैं दूसरों के सामने ना रोना चाहती। आज आपने जाना, मन की बात मन में कभी नहीं रखनी चाहिए। मन की बात मन में रखने से फासले हो जाते हैं और मन से निकाल देने से फैसले हो जाते हैं। तो देखा आपने कि मन की बात मन में रखना कितना घातक साबित हो सकता है। बहुत सही कहा गया रिपोर्ट में कि मन की बात मन में रखने से फासले हो जाते हैं और मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं। बिल्कुल, ये हम सभी को अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है। आइए इसके साथ हम बढ़ लेते हैं आगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी समस्या का समाधान उन तक पहुंचा देते हैं। रेवाड़ी से निकेत जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका?
मेरा लड़का है 24 साल का, नीतीश यादव है, डिप्रेशन की दिक्कत है भी उसकी। अपने आप बात करता है, इतना घूमता रहता, नहीं किसी के पास बैठता, नहीं किसी से बात करता। अपने आप से बात करने की समस्या है, अपने आप कभी कभी रोने भी लग जाते हैं, ये समस्या है। हाँ जी, अपने आप रोने लग जाते, कभी कभी अपने आप एकला बात करता है और जी इनके नाम से एकला पसंद करता नहीं, मेरे से बात करता नहीं और किसी परिवार से बात करता। उसकी शादी कर दी थी, सरकारी जॉब में लगा हुआ है। जी डॉक्टर नंद कुमार क्या कहेंगे? जी मैं सुन रहा हूँ, जो आपने बताया उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि अपने आप से बातें करना और अपना ख्याल नहीं कर पाना, अपने आप में रोना या अपने आप में हंसना, अगर ये लंबे समय तक है, कम से कम 1 महीना या उससे ऊपर चल रहा है, तो एक गंभीर मानसिक समस्या की ओर इशारा करता है, गंभीर मानसिक समस्या की ओर इशारा करता है। और ये शायद डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आपके आसपास जो भी डॉक्टर हैं, दिमाग के डॉक्टर, उनको दिखाइए और ताकि उनका समुचित जांच हो पाए और ये बीमारी ठीक हो पाए। अगर अच्छे से जांच करा के इलाज कराते हैं तो ठीक हो जाता है। इसमें समय व्यर्थ मत कीजिए। जी बिल्कुल, समय यहाँ पर व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं करना है। जल्द से जल्द आप किसी भी मनोचिकित्सक डॉक्टर को दिखा सकते हैं और जो भी वो जांच वो करेंगे उसके अनुसार आपको यहाँ पर इलाज संभव मिल जाएगा। बिल्कुल बढ़ लेते हैं आगे। इसी के साथ एक मेल हमारे पास आ गई है, हम उसे शामिल कर लेते हैं। नागपुर से मंजू लता जी की मेल आई है। बता दें आपको, इन्होंने लिखा है कि मेरी माँ को पुरानी बातें तो याद रहती हैं लेकिन नई बातों को वो जल्दी भूल जाती हैं। उनकी उम्र 62 साल है, उन्हें डायबिटीज है और रात में 6 से 7 बार वो पेशाब के लिए भी जाती हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे डॉक्टर संतोष? देखिए, ये जो बीमारी अब ये जो बता रहे हैं मेमोरी लॉस की तरफ जा रही है। देयर आर 2 टाइप्स, रिसेंट मेमोरी एंड देन द ओल्ड वन। तो पुरानी बातें तो याद रहती है और ताजा बातें उससे भूल जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो उम्र बता रहे हैं और कोमॉर्बिड कंडीशन डायबिटीज भी है, तो इसे मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाए तो धीरे धीरे डिमेंशिया की तरफ जा रहे हैं। तो एक न्यूरोफिजिशियन जो होते हैं उनको आप कंसल्ट कर कि वास्तविकता में डिमेंशिया है या ऐसे सोच है, तो ये पहले निर्णय करना है। अगर डिमेंशिया है तो एक प्रोग्रेसिव न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर कहा जाता है उसको, तो थोड़ा सा उसमें समय लगता है। इसमें परिवार के लोग भी उनको सहयोग देना है, क्योंकि भूलते जाने से कई बार रोजमर्रा की छोटी छोटी कामों में भी परेशानी हो जाती है। तो उनका साथ ना छोड़े, उन्हीं के साथ रहे, उनसे बातचीत करते रहे, सामाजिक सुरक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। फिर उसके साथ में अगर आप आयुर्वेद में एक जो पंचक्रम चिकित्सा है, जो विशेष चिकित्सा है, जो रिलैक्स करती है, माइंड को रिलैक्स करती है, बॉडी को रिलैक्स करती है, आपकी ब्रेन के फंक्शन को भी इंप्रूव करती है, इन चिकित्सा का लाभ भी अगर आपके आसपास कोई आयुर्वेद अस्पताल है जिसमें पंचकर्म सुविधा उपलब्ध है तो उसको आप जरूर लीजिए। एंड देन मेमोरी को बनाने के भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, तो छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो उससे भी काफी है। लेकिन सबसे पहले मेरा सुझाव यह है कि न्यूरोफिजिशियन को आप एक बार जरूर कंसल्ट करें और इवैल्यूएशन के बाद आगे बढ़े। बिल्कुल, आइए इसी के साथ हम भी बढ़ लेते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से जितेंद्र जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? आप अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए और सीधा हमसे अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम जी। स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, जितेंद्र राजपूत जी। पूछिए अपना सवाल। जी मैम। क्या जानना चाहते हैं आप जितेंद्र जी? हेलो, इनसे संपर्क टूट गया है। देखिए, यही समस्या होती है जब आप टीवी की आवाज कम नहीं करते हैं, ना हम आपके सवाल सुन पाते हैं, ना आप हम तक अपनी समस्या पहुंचा पाते हैं, तो समाधान भी नहीं मिल पाता है। इसी के साथ आइए बढ़ लेते हैं आगे। अभी हम बात कर रहे थे कि एक दर्शक ने मेल किया था कि वृद्धावस्था में ऐसी समस्या आती है। कोरोना के चलते बच्चों पर भी इसका काफी असर पड़ा है। डॉक्टर नंद कुमार, जैसे हमने देखा है कि बच्चे हमेशा से पॉजिटिव माहौल में रहते हैं, लेकिन कोरोना के चलते काफी नेगेटिव एनवायरनमेंट बना, माहौल बना, संकट काफी आया। तो ऐसे में आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोरोना के काल में बच्चों पे 2 तरह का असर हुआ जी। ऐसे देखा जाए तो एक तरह तो हुआ कि कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हुए जी। जैसे कि बच्चे जो पहले बहुत अधिक ऑक्युपाइड थे, घर के बाहर जाना है, खेलना है, लोगों से मिलना है, उनको बिल्कुल टाइम मिलता नहीं था। कभी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, कभी ट्यूशन जा रहे हैं, तो वो घर में रह पाए जी। दूसरा एक पॉजिटिव बात ये हुई कि हमने देखा कि जो बच्चों के माता पिता है, जो अक्सर उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, उनसे बातचीत नहीं हो पाती थी, वो भी उनसे थोड़ा बातचीत कर पाए। एक तो पॉजिटिव हुआ, कुछ बच्चे बहुत इसको एंजॉय किए और एक पॉजिटिव रहा ये।
बहुत बार ऐसा हुआ कि जब ये कुछ बढ़ा, कोरोना का टाइम बढ़ा, उसके बाद है कि जब दिनचर्या बिल्कुल बदल गई, जैसे स्कूल बहुत लंबे समय तक बंद हो गए, बहुत एक जो रूटीन नहीं रहा जो पहले होता था, उसके चलते एक मोनोटोनस सा रूटीन होने लगा उनका, और इससे उनके फर्क पड़ा उनके मानसिक स्वास्थ्य पे और उनके शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में फर्क पड़ा, दोनों मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे। इसमें एक और भी फैक्टर हुआ कोरोना काल में कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई, इसलिए कि जो खेल होता है, जो खेलते हैं, बाहर दौड़ते हैं, घूमते हैं बच्चे, वो सब बिल्कुल बंद हो गया। उसमें जब फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है तो एक बहुत पॉजिटिव हार्मोन जो सिक्रिएट होता है, उससे फर्क पड़ा। तो कुछ बच्चों को दिक्कत हुई, कुछ बच्चों को बहुत फायदा हुआ, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो एक नेगेटिव एटीट्यूड थोड़ा बच्चों में हुआ। जी बिल्कुल। तो जैसे हम अपने बड़ों की ही बात कर लेते हैं, जब हमारी दिनचर्या बदलती है तो हमें परेशानी होती है, ऐसे ही बच्चों की भी दिनचर्या जब बदलती है तो उन्हें भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर संतोष आपसे जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम पहले शामिल कर लेते हैं। बिहार से अविनाश जी हमारे साथ ऑनलाइन पर हैं। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, आप अपना सवाल पूछें। मैम मेरा सवाल ये है कि आज देखिए हमको 8 वर्षों पहले ग्लैंड टीबी हो गया था, और टीबी का दवा खाने के बाद से हमको जी देखिए मैम हमको 8 वर्षों पहले मतलब टीबी हो गया था, ग्लैंड टीबी जी। उसका इलाज शुरू होने के बाद से क्या मेरे साथ एक मानसिक समस्या आ गया, सिर में भारीपन बना हुआ रहने वाला। तो ये मैम ये मतलब क्या ये परेशानी हो सकता है? ये क्या ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से न होने की वजह से हो सकता है या कोई और वजह हो सकता है मैम? जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? बहुत सही समझ है इनकी। जैसे इन्होंने खुद कहा कि मुझे टीबी हो गया था, जी। और जब भी टीबी होता है तो टीबी के जो बैक्टीरिया है, जो टीबी की बीमारी के जो कीटाणु है वो पूरे बदन में फैलते हैं, उसका असर मस्तिष्क पे पड़ता है। जो हम दवाइयाँ लेते हैं टीबी की, उससे भी कुछ न कुछ फर्क पड़ता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे। तो उससे एक उदासी होने की संभावना काफी बढ़ जाती है, या फिर एक शक या वहम की बात आती है। तो एक बार अपने डॉक्टर से मिलिए, या कुछ जो न्यूट्रिशन। सर मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिल लेता हूँ, लेकिन सर ये क्या होता है कि डॉक्टर मतलब समझ नहीं पाते हैं सही ढंग से। इनकी परेशानी जो है वो सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो क्या आयुर्वेद में इसका कुछ हम समाधान बता सकते हैं डॉक्टर संतोष? टीबी एक अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है, और खास करके जब ब्रेन टीबी होती है तो उसका असर और भी होता है, क्योंकि शरीर तो कमजोर होता ही है, उसके साथ में ब्रेन का भी। तो अब मैं आपको सरल उपाय जो है वो उसके बारे में बताऊंगा, जो आप करना चाहिए पोस्ट टीबी स्टेटस में। एक तो शरीर की व्याधि क्षमता जो है उसे बनाए रखने के लिए, इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए, बल बनाने के लिए जो सबसे सरल है वो है गिलोय। गिलोय जो है आपके गांव में होता है, आपके घर में होता है, पार्क में होता है। उस गिलोय का रस हो, उसका जूस बना के हो, जिस भी तरह से हो, उसका नियमित आप सेवन करें, जिससे आपका शरीर भी बना रहेगा, और जो मन में, ब्रेन में आपको लग रहा है कि किसी प्रकार के मानसिक अस्वास्थ्य से आप गुजर रहे हैं, तो उसमें भी काफी हद तक आपको उपयोगिता होगी। और इसके साथ में थोड़ा सा मैं आपको सुझाव दूंगा कि गांव में जो बकरी होती है, बकरी का दूध अगर आप लेना चालू करेंगे तो उससे भी आपको काफी हद तक उपाय। और वास्तविकता में क्या परेशानी हो रही है ये तो आपको एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना, मनोचिकित्सक को मिलने के बाद ही बता पाएंगे वो। तब तक आप ये 2 उपाय साधारण उपाय जो अपने घर पे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह से आप कुछ उपाय जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर संतोष आप कहना चाहते थे बच्चों की मानसिक स्थिति पर संक्षेप में जानना चाहूंगी, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास। ये बच्चों के ऊपर इन जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें हो गई, लेकिन जो अभी नकारात्मक उनके ऊपर हो गया ऑनलाइन के कारण 3 मुख्यतः शरीर पर, क्योंकि दिन भर बैठे रहने से व्यायाम कम हुआ और भोजन की मात्रा ज्यादा हो गए, उल्टा सुल्टा खाना चालू हो गया, तो मोटापा बढ़ गया। तो उसे पहले कम करना पड़ेगा। दूसरा हो गया उनके ऐन्द्रिक, मतलब उनकी आंखें कमजोर होना चालू हो गया, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं। सोशल एलोनेस जो उनके ऊपर हो गया, तो इनसे उनको धीरे धीरे फिर से बाहर आना पड़ेगा, फिर से कुछ ना कुछ गतिविधियां करना है, फिजिकल एक्टिविटी। बाहर नहीं भी करे तो घर पे बालकनी में जहां पर भी है, छत पे जाके थोड़ा एक्सरसाइज करें। कम से कम आंखों को पामिंग बोल के एक करते हैं, जिसमें आंखों को 2-5 मिनट 1 मिनट आंखों को थोड़ा सा दबा के रख सकते हैं हाथ से। और तीसरा है घर पे अपने आप को थोड़ा सा प्राणायाम का, मेडिटेशन का, छोटे बच्चे भी हिस्सा बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो बच्चे भी उठा सकते हैं। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उन्हें जागरूक
जागरूक किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू। तो बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप विशेषज्ञों की सलाह से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि पिछले सप्ताह भी हमारे पास बहुत सारे मेल्स आए हैं। जैसे रायपुर से सोनिया अरोड़ा ने पूछा है कि पिछले 10 से 15 दिनों से उन्हें घबराहट सी होती है, चक्कर आने की शिकायत है, क्या कर सकती हैं। जिंद हरियाणा से खन्ना जी ने पूछा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है, वो क्या कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, हम बहुत जल्द ही विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को रखेंगे, उनका समाधान लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व जरूर टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप लगातार हमें लिखते रहें। इसके लिए आप सबसे पहले तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।